पासवर्ड बताया था ना तुम्हें कल। वो उसके बाद लॉगिन आईडी मांग। अच्छा ओके, एनीवेज फिर यहीं पे आ जाओ, पढ़ो। तो बच्चों कल हम लोग ने प्रोकैरियोटिक सेल डिस्कस किया था, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो न्यूक्लियस ना होने की वजह से उनका डीएनए नेकेड होता है साइटोप्लाज्म में, राइट। आज हम करेंगे यूकैरियोटिक सेल। एग्जाम्पल क्या है यूकैरियोटिक सेल के? एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंगल सेल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल के अंडर एनिमल सेल। अब ये देखो एनिमल सेल का डायग्राम। एनिमल सेल में यू कैन सी सिर्फ एक सिंगल लेयर है ऑनवलप, सेल वॉल तो है ही नहीं। जो ये ऑरेंज कलर की आपको कवरिंग नजर आ रही है एनिमल सेल की, व्हाट इज दिस? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, इट इज बाउंड ओनली बाय सेल मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल हमने डिस्कस किया था, उसमें तीन ऑनवलप्स आपको दिखाई थी, कैप्सूल, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में सिर्फ क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और सेंटर में आपको दिख रहा है एक न्यूक्लियस, है ना। और जो ब्लू कलर में आपको दिखा रखा है दिस इज न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस के अंदर आपको सारा डीएनए दिखेगा। सेल का डीएनए जितना भी होगा वो किस में पैकेज होगा? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस के साथ आपको क्या नजर आ रहा है? रेड कलर के चैनल्स। ब्लू कलर के न्यूक्लियस के जस्ट साथ क्या लगे हुए हैं? रेड कलर के चैनल्स। क्या है ये? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और पर्पल कलर का क्या दिखा रखा है? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो न्यूक्लियस का मेन फंक्शन मैंने आपको बताया, डीएनए को स्टोर करना। इसी के साथ जो रेड कलर के चैनल्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनको लेबल करा हुआ है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, इस पे आपको ब्लैक ब्लैक कलर की डॉट्स नजर आ रही हैं। ये ब्लैक ब्लैक डॉट्स क्या है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कैसी काम करती हैं? प्रोटीन फैक्ट्री की तरह काम करती हैं। तो जितना भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, या तो वो फ्री राइबोसोम्स पे होता है, या फिर उन राइबोसोम्स पे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होते हैं। दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बताए, एक जो ये रेड में दिखा रखे हैं, और इसी के साथ एक पर्पल कलर की ट्यूब्स का स्टैक दिखा रखा है। दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंड स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं और स्मूथ पे राइबोसोम्स नहीं होते, ये फर्क है पहला। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्योंकि राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए इसका मेन काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करना। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स नहीं होते, तो प्रोटीन सिंथेसिस में स्मूथ वाले का कोई काम नहीं होता। क्या काम होता है उसका? लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। तो एनिमल सेल में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, सिर्फ एक लेयर होगी, जो सेल की बाउंड्री होगी सिर्फ एक होगी, उसको क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर सेंटर में आप क्या दिखाओगे? न्यूक्लियस, जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर का दिखा रखा है, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस के जस्ट साथ आप क्या दिखाओगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर दिखा सकते हो आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ पे नहीं होते, इसलिए रफ का मेन काम प्रोटीन सिंथेसिस का होता है और स्मूथ का मेन काम लिपिड की सिंथेसिस होता है, राइट। इसके अलावा आपको यहाँ पे येलो कलर के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, अंदर ब्लू कलर का है, बाहर येलो। व्हाट इज दिस? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। लेबल कर रखा है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है सेल के लिए पावर हाउस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई? बिकॉज इट जनरेट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सेल के अंदर जितना भी एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इट जनरेट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ नहीं था ना ऐसा, ना ही न्यूक्लियस था, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। अब देखो एक और आपको यहाँ पे पर्पल कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जिसमें से छोटे छोटे सर्कल्स निकल रहे हैं। क्या है ये? गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। तो गोल्जी अपैरेटस का मेन फंक्शन क्या होता है? जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन और लिपिड सिंथेसाइज होते हैं, रफ ने प्रोटीन बनाए, स्मूथ वाले ने क्या बनाए? लिपिड्स।
जब ये दोनों बनते हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स रिस्पेक्टिवली फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे गो टू गोल्जी, ये गोल्जी के पास चले जाते हैं। वहां पे प्रोटीन्स और लिपिड्स का क्या हो जाता है, मॉडिफिकेशन। गोल्जी इनको क्या करता है, प्रोटीन्स लिपिड्स को मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब उनके ऊपर कुछ और ग्रुप्स अटैच होते हैं ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाए, फंक्शनल हो जाए, राइट। और उसके बाद गोल्जी उन प्रोटीन्स और लिपिड्स की कर देता है पैकेजिंग, फिर उनको भेज देता है जहां पे भी उनको फंक्शन करना है ना। सपोज सेल मेम्ब्रेन में फंक्शन करना है उस प्रोटीन को तो सेल मेम्ब्रेन पे भेज देगा, किसी और ऑर्गेनेल में फंक्शन करना है तो वहीं भेज देगा, राइट। तो गोल्जी के क्या क्या काम है, गोल्जी का काम है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स आते हैं और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड्स आते हैं उनको मॉडिफाई करना, उनको पैक कर देना और उनको भेज देना अपनी फंक्शनल साइट पे, ठीक है। इसलिए इसको हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, क्योंकि भेज रहा है ना प्रोटीन्स और लिपिड्स को जहां जहां भेजना है, मॉलिक्यूलर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहा है जहां जहां करना है डाइवर्ट, जहां जहां उनकी डेस्टिनेशन है, ठीक है, उनको पहुंचवा रहा है। इसलिए इसको गोल्जी को हम क्या बोलेंगे, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। इज इट क्लियर और नॉट? एक और चीज बोली थी Yes, ma'am. मोलिकुलर कुछ। इट डाइवर्ट्स मॉलिक्यूलर ट्रैफिक, मॉलिक्यूल्स है ना प्रोटीन्स लिपिड्स, तो उस मॉलिक्यूलर ट्रैफिक को कंट्रोल करना है ना, डाइवर्ट कर रहा है मॉलिक्यूलर ट्रैफिक, इट डाइवर्ट्स मॉलिक्यूलर ट्रैफिक टू द रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन। भाई जहां जहां उन प्रोटीन का फंक्शन है उसको वहां पे पहुंचवा देगा, जहां उस लिपिड का फंक्शन है उसे पहुंचा देगा वहां तक। इसलिए क्या बोलेंगे, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब देखो यहाँ पे आपको न्यूक्लियस के राइट हैंड साइड पे, ठीक है, ये हेमिस्फीयर जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, न्यूक्लियस के राइट हैंड साइड पे छोटा ब्लू कलर का, ठीक है, हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जिसे क्या बोल रहे हैं, लाइजोसोम। क्या बोल रहे हैं, लाइजोसोम। लाइजोसोम से रिलेटेड एक बात ध्यान रखेंगे कि एनिमल सेल में मिलता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में लाइजोसोम नहीं मिलेगा, एक्सेप्शंस होती हैं लेकिन जनरली नहीं मिलता। फंक्शन क्या होता है लाइजोसोम का, लाइजोसोम के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं लाइजोसोम के अंदर, उनको एक और टर्म बोलते हैं हम एसिडिक हाइड्रोलेसिस। एसिडिक हाइड्रोलेसिस। एसिडिक क्यों, क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं ना लाइजोसोम्स के अंदर वो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, अराउंड 3-4 की पीएच पे या 4-5 की पीएच पे, ठीक है, तो एसिडिक पीएच पे वर्क करते हैं। हाइड्रोलेसिस मतलब वाटर की प्रेजेंस में किसी चीज को ब्रेक डाउन करते हैं, हाइड्रो मतलब वाटर, लेसिस मतलब जो तोड़ दे, तो वाटर की प्रेजेंस में वो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। इसलिए ऐसे एंजाइम्स को हम क्या बोल रहे हैं, एसिडिक हाइड्रोलेसिस। तो एसिडिक हाइड्रोलेसिस यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, जो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं वो हमें किसके अंदर मिलेंगे, लाइजोसोम्स के अंदर। लाइजोसोम्स को हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये एंजाइम्स है ना इसके अंदर, अगर ये रिलीज हो जाए, जब सेल वॉर्न आउट हो जाता है, जब सेल बूढ़ा हो जाता है, फंक्शनिंग करने कम कर देता है, सेल की एजिंग हो जाती है, तो सेल को डिस्ट्रॉय करना है या फिर सेल खराब होने वाला है, पहले ही उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, तो इसके अंदर से लाइसोसोम्स के अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होंगे और अपने ही पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। डन? इज इट क्लियर और नॉट? यस। Yes, ma'am. नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको सेंट्रियोल्स नजर आ रहे हैं, है ना, क्या है ये सेंट्रियोल्स, आपको दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे दो छोटी छोटी पतली पतली सी ट्यूब्स के सिलेंडर्स बने हुए हैं, एक ये ऊपर वाला और एक उसके साथ 90 डिग्री पे अटैच है ना, ये दोनों सेंट्रियोल्स हैं। इन दोनों को मिला के सेंट्रोसोम बोलते हैं। जब ये दो सेंट्रियोल्स आपस में 90 डिग्री पे अटैच हैं, इस पूरे सेटअप को क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। डन। जो ये सेंट्रियोल्स हैं इनका रोल होता है एनिमल सेल डिवीजन में, जब सेल डिवाइड करना होता है ना एनिमल सेल, तो ये सेंट्रियोल्स का बड़ा मेजर रोल होता है, इसके बिना एनिमल सेल डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है।
क्या रोल होता है वो हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए ये ध्यान रखेंगे कि सेंट्रियोल प्लेज रोल इन एनिमल सेल डिवीजन। प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट, प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल नहीं होते, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे छोटे 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 डॉट्स नजर आ रहे हैं, क्या हैं ये? राइबोसोम्स। क्या है? राइबोसोम्स, जो छोटी छोटी डॉट्स पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, बिल्कुल टाइनी टाइनी, ये क्या है? राइबोसोम्स। ये तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी थे, राइबोसोम्स तो होते हैं क्योंकि हर सेल को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन इतना जरूर फर्क है कि प्रोकैरियोटिक सेल में छोटे राइबोसोम्स होते हैं जो 70S टाइप होते हैं, है ना, और यूकैरियोटिक में 80S। Am I audible or not? Let me check. ठीक है, ऑडिबल तो हूँ। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ? Yes, ma'am. फिर देखो आपको यहाँ पे छोटे छोटे या ट्यूब्स नजर आ रही हैं जिनको साइटोस्केलेटन करके लेबल करा हुआ है, जगह जगह पे छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये थ्रेड जैसे, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर। तो ये साइटोस्केलेटन क्या होता है? साइटोस्केलेटन ना सेल को सपोर्ट देता है, क्योंकि देखो एनिमल सेल में ना, एक तो पहली बात सेल वॉल है ही नहीं, सेल वॉल की वजह से देखो शेप भी कैसी टेढ़ी मेढ़ी सी है ना, इरेगुलर है शेप। एनिमल सेल की जो शेप होती है इट इज इरेगुलर, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है इसलिए उसकी शेप रेगुलर होती है, ठीक है। सेल वॉल रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेल को। तो एनिमल सेल में क्योंकि एक प्रॉपर शेप तो है नहीं, तो सेल के अंदर एक फ्रेमवर्क तो चाहिए ना, नहीं तो बिल्कुल ही ऐसे हो जाएगा सेल, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन जो होता है वो सेल को एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क देता है, एक क्या देता है? सपोर्टिव फ्रेमवर्क देता है साइटोस्केलेटन। जगह जगह पे ये प्रोटीन्स के बने होते हैं, साइटोस्केलेटन किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स का बना होता है, राइट। न्यूक्लियस के अंदर आपको एक, ये न्यूक्लियस है ब्लू कलर का, इसके अंदर एक और छोटा सा डार्क ब्लू में आपको डेंस स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक और डेंस बॉडी है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का काम होता है राइबोसोमल आरएनए बनाना। मैंने आपको बताया था राइबोसोम दो चीजों का बना होता है, जो राइबोसोम है ना जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं, वो दो चीजों का बना होता है, आरएनए का और प्रोटीन का। तो उसका जो आरएनए वाला पोर्शन है ना वो कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस। इट सिंथेसाइजेस राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। राइबोसोम का जो आरएनए वाला पोर्शन है वो कौन बना के भेजेगा? न्यूक्लियोलस, ठीक है। जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर है ना वो आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, तो आरएनए कौन बना के भेज रहा है? न्यूक्लियोलस। राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस किसका फंक्शन है? न्यूक्लियोलस। आगे बात समझ की नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखते हैं प्लांट सेल। ये प्लांट सेल है, देखो प्लांट सेल में देखो सेंटर में न्यूक्लियस नहीं है। एनिमल सेल अभी हमने इससे जस्ट पहले देखा है, सेंटर में ब्लू कलर का न्यूक्लियस था। प्लांट सेल में तो सेंटर में नहीं है न्यूक्लियस, सेंटर में एक बड़ा सा तुम्हें वैक्यूल नजर आ रहा है। ये देखो कितना बड़ा सा वैक्यूल है। हर प्लांट सेल का मैं बार बार हर लेक्चर में जब भी मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है बार बार रिपीट करती हूँ कि प्लांट सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि हर मैच्योर प्लांट सेल में आपको बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल दिखेगा। तो जब भी आप डायग्राम बनाओगे, ठीक है, सबसे बाहर सेल वॉल बनाओगे प्लांट सेल में, फिर सेल मेम्ब्रेन। एनिमल में सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन थी, प्लांट सेल में पहले सेल वॉल फिर सेल मेम्ब्रेन, और अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। ये वैक्यूल का क्या फंक्शन होता है? वैक्यूल के अंदर ना आपको वाटर, कुछ वेस्ट मटेरियल्स, कुछ इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स मिलते हैं, ठीक है। कुछ वेस्ट मटेरियल स्टोर कर लेता है, कुछ इनऑर्गेनिक क्रिस्टल स्टोर कर लेता है, राइट। और इसके अंदर जो लिक्विड होता है ना, वाटर और जो सॉल्ट्स वगैरह इसके होते हैं, उन सबको मिला के बोलते हैं सैप। जो लिक्विड प्रेजेंट है इस वैक्यूल के अंदर उसको बोलते हैं सेल सैप, SAP, सेल सैप। तो वैक्यूल हर प्लांट सेल में सेंटर में बड़ा सा दिखेगा आपको, जैसे यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। इस वैक्यूल के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? वाटर, कुछ सॉल्ट्स, वेस्ट मटेरियल्स और कुछ इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स, ठीक है। जो इसके अंदर का लिक्विड है उसको हम क्या बोलेंगे? सेल सैप।
इस सेल सैप की वजह से सेल जो होता है ना थोड़ा टर्जिड रहता है। टर्जिड समझते हो ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो इकट्ठा क्या बोलेंगे, सेल सैप। तो सेल सैप से जो सेल होता है ना टर्जिड रहता है, बिल्कुल जैसे होता है ना बलून जब फुलाते हैं बिल्कुल टाइट हो जाती है उसकी स्किन, तो ऐसे टर्जिड, ठीक है, तो टर्जिडिटी मेंटेन करता है सेल सैप। दूसरा फिर देखो, अब क्योंकि सेंटर वाली जो स्पेस थी सारी वैक्यूल ने ऑक्यूपाई कर ली है ना प्लांट सेल की, तो बाकी सारे ऑर्गेनेल साइडों में पहुंच गए, ये देखो। तो all the other organelles including the nucleus, they are present at the periphery of the cell, है ना? they are not present in the center. न्यूक्लियस सब सेंटर में नहीं है, कहाँ पे है प्लांट सेल में, पेरिफ्री में, राइट? प्लांट सेल में, हाँ जी, एनी डाउट? म्यूट योरसेल्फ प्लीज। प्लांट सेल में सबसे बाहर वाली बाउंड्री सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, फिर बीच में सेंट्रल वैक्यूल और न्यूक्लियस साइड में पुश हो गया। इसके अलावा आप इसमें देख सकते हो पिंक कलर के आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखा रखे हैं, माइटोकॉन्ड्रियन करके लेबल है। माइटोकॉन्ड्रिया का सेम फंक्शन, पावर हाउस ऑफ द सेल, जैसे एनिमल सेल में पावर हाउस है ऐसे प्लांट सेल में भी ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या नजर आ रहा है, क्लोरोप्लास्ट, बड़े सारे आपको यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहे हैं, है ना? ये स्ट्रक्चर्स है ना येलो और ग्रीन कलर के, क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं आपको पता है फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट ही का ही रोल है, क्लोरोप्लास्ट ही फोटोसिंथेसिस कराते हैं प्लांट सेल से। लाइट की प्रेजेंस में जो फूड सिंथेसाइज होता है वो कौन कराता है, क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है क्लोरोफिल, जो सनलाइट को ट्रैप कर सकती है और सोलर लाइट को, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकती है केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी ऑफ फूड में, ग्लूकोज में। 6CO2 को कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में यूजिंग सनलाइट। ये किसका काम है, क्लोरोप्लास्ट का, राइट? उसके बाद आपको यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों नजर आ रहे हैं। सेम फंक्शन जो एनिमल्स में था। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम प्रोटीन सिंथेसिस और स्मूथ का काम लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे अमाइलोप्लास्ट नजर आ रहा है, अमाइलोप्लास्ट यानी कि स्टार्च ग्रेन, ठीक है। तो जो प्लांट सेल्स होते हैं इनमें रिजर्व फूड क्या होता है, स्टार्च होता है, ठीक है। तो स्टार्च किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, अमाइलोप्लास्ट की फॉर्म में, ठीक है। वैक्यूल भी तो कर ही रहा था। वैक्यूल के अंदर इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स है, स्टार्च नहीं है, ये वेस्ट मटेरियल नहीं है ना, ये तो रिजर्व फूड है, राइट? ये रिजर्व फूड है, मतलब जब जरूरत पड़ेगी सेल को इसको कंज्यूम कर सकता है, राइट? आ रहे बच्चों, बात समझ आ रही है? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, अब देखो, अब दोनों सेल्स में कंपेयर कर सकते हो आप, एनिमल सेल और प्लांट सेल में। प्लांट सेल जनरली बड़े होते हैं साइज में, यूजुअली दे आर लार्जर, और एनिमल सेल जनरली स्पीकिंग दे आर स्मॉलर, ठीक है। प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स में कभी भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। प्लांट सेल्स में यानी कि दो बाउंड्री होंगी, सेल वॉल भी सेल मेम्ब्रेन भी। एनिमल सेल में क्या होगी, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में सेल वॉल इज प्रेजेंट and is made up of cellulose. Plant cells में cell wall is present and is made up of cellulose. Animal cell में cell wall absent. Animal cell में cell wall is absent. फिर देखो प्लांट सेल की शेप जो होती है, प्लांट सेल की शेप रेगुलर होती है और एनिमल सेल की इरेगुलर, है ना? फिर प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, अभी हमने देखे फोटोसिंथेसिस के लिए। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, अभी हमने पढ़ा। एनिमल सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट होता है। हो सकता है किसी किसी एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल हो, बड़ा तो कभी भी नहीं होगा, लेकिन हो सकता है, हर एनिमल सेल में तो नहीं होते, लेकिन किसी किसी एनिमल सेल में हमें छोटे छोटे वैक्यूल्स दिख जाए, लेकिन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल कभी भी एनिमल सेल में नहीं दिखेगा, राइट? फिर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल के प्रेजेंट होने की वजह से प्लांट सेल में बाकी सारे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो साइड में पुश हो गए, न्यूक्लियस भी साइड में पुश हो गया। तो न्यूक्लियस की क्या लोकेशन है प्लांट सेल में, इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरी। Periphery. प्लांट सेल में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरी, एनिमल सेल में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस करे, प्लांट सेल में
प्लांट सेल में शेप इज रेगुलर, एनिमल सेल में इरेगुलर। प्लांट सेल में सेल वॉल इज प्रेजेंट, एनिमल सेल में सेल वॉल इज एब्सेंट। प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट, एनिमल सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज एब्सेंट। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट। प्लांट सेल में न्यूक्लियस की लोकेशन पेरिफेरी की टुवर्ड्स होती है और एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है। इतना हो गया। फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स, हमने 2 ऑर्गेनेल्स ऐसे भी पढ़े थे जो एनिमल सेल में होते हैं लेकिन प्लांट्स में नहीं होते। क्या क्या? एक तो सेंट्रियोल जो एनिमल सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है, अभी हमने करा था ना, एनिमल सेल डिवीजन में सेंट्रियोल रोल प्ले करता है। तो जो सेंट्रियोल है एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। लाइजोसोम्स जिनको हम सुसाइडल बैग बोल रहे थे, वो लाइजोसोम्स भी एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल्स में एब्सेंट। ठीक है। रिजर्व फूड की बात करें तो प्लांट्स में रिजर्व फूड स्टार्च होता है, एनिमल्स में ग्लाइकोजन होता है। प्लांट्स में स्टार्च, एनिमल्स में ग्लाइकोजन। हाँ जी बच्चों, क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. यस मैम। फिर देखो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस। प्रोकैरियोट्स ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ऐसे सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। और यूकैरियोटिक सेल मतलब, बोलो आप लोग में से ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जिनमें जिसमें जिसमें न्यूक्लियस nucleus न्यूक्लियस present है, होता है। well defined. ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में आप बताओगे एग्जाम्पल। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल Bacteria, sir. बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक का एनिमल सेल, एनिमल सेल, Animal cell प्लांट and सेल। plant cell. ठीक है, कर दिए, 2 पॉइंट्स बन गए। कम से कम 10 पॉइंट्स हर बच्चे को आने चाहिए। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में आप लिखो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस। अलग अलग पॉइंट्स बना दो चाहे इनके। ये सारे ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। मैम ठीक इनके है, 4 अलग अलग पॉइंट्स भी बना सकते हैं। हाँ यस बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते, बिल्कुल बनाओ। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, ठीक है, लिख दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर प्रेजेंट इन एनिमल सॉरी यूकैरियोटिक सेल, एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। अलग अलग पॉइंट बना दो। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक। गोल्जी एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक। समझ रहे हो? तो 3-4 पॉइंट्स आप ऐसे ऑर्गेनेल्स के बना सकते हो। उसके बाद राइबोसोम्स पे आ जाओ। राइबोसोम्स तो दोनों में है ना, प्रोकैरियोटिक में भी यूकैरियोटिक में भी। प्रोकैरियोटिक में कैसे होते हैं? छोटे 70s 70s. टाइप, और यूकैरियोटिक में बोलो 80s and 70s दोनों होते 80s टाइप, यस है ना। 70। प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स होते हैं वो छोटे होते हैं साइज में, है ना, वेट में थोड़े से लाइट होते हैं। और यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम्स होते हैं जो कि थोड़े से हैवी और साइज में थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स का डिफरेंस हो गया। फिर हम डीएनए वाले डिफरेंस पे आते हैं। अब डीएनए के हमने 3-4 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। कैसे? प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए का अमाउंट लो होता है, कम डीएनए प्रेजेंट होता है। और यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए का अमाउंट कंपैरेटिवली हाई होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। सर्कुलर मतलब दोनों एंड्स डीएनए के फ्री नहीं होते, जुड़े होते हैं। सर्कुलर का मतलब ये नहीं है कि शेप सर्कुलर। हाँ, प्रोकैरियोट्स में डीएनए सर्कुलर, यूकैरियोट्स में डीएनए लीनियर। लीनियर मतलब दोनों एंड्स फ्री होंगे मॉलिक्यूल के, राइट? तो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए का अमाउंट कम, यूकैरियोटिक में डीएनए का अमाउंट ज्यादा। ये तो आप रिलेट भी कर सकते हो, प्रोकैरियोटिक सेल ज्यादा छोटे होते हैं, है ना, तो उनमें डीएनए कम होता है। यूकैरियोटिक सेल थोड़े बिगर होते हैं कंपैरेटिवली, उनमें डीएनए का अमाउंट ज्यादा होता है। प्रोकैरियोटिक में डीएनए सर्कुलर होता है और यूकैरियोटिक में डीएनए लीनियर होता है। उसके बाद आप लिखो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते। हिस्टोन क्या होता है? देखो, डीएनए को पैक करने के लिए, इतना बड़े डीएनए को छोटे से माइक्रोस्कोपिक सेल में पैक करने के लिए यूकैरियोट्स में कुछ तरह के प्रोटीन्स होते हैं।
जिन्हें बोलते हैं हिस्टोन्स। हिस्टोन्स क्या है? डीएनए को छोटे से सेल के अंदर पैक करके रखने के लिए कुछ प्रोटीन्स। डीएनए एसिडिक होता है तो उसको पैक करने के लिए कुछ बेसिक प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, क्योंकि एसिडिक एसिडिक तो आपस में रिपेल करेंगे। तो बेसिक प्रोटीन्स होते हैं कुछ जो डीएनए को पैक करके रखते हैं सेल के अंदर। उन बेसिक प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं? हिस्टोन्स। वो हिस्टोन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन्स आर एब्सेंट। तो क्या लिखोगे पॉइंट्स? इन प्रोकैरियोटिक सेल्स हिस्टोन्स आर एब्सेंट, इन यूकैरियोटिक सेल हिस्टोन्स आर प्रेजेंट। तीनों पॉइंट्स अभी तक मैंने हिस्टोन वाले बता दिए हैं। अमाउंट वाला लो, शेप कैसी होगी, सर्कुलर या लीनियर, और तीसरा हिस्टोन प्रेजेंट है कि नहीं। चौथा पॉइंट डीएनए से रिलेटेड। आप लोगों को मैंने एक रूल बता रखा है, हर लिविंग सिस्टम का एक रूल होता है। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन। ये बात सब ने हमेशा ध्यान रखनी है। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन। तो क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस तो है नहीं, डीएनए कहां पे प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस एब्सेंट है, डीएनए कहां पे प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में। तो ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए जब साइटोप्लाज्म में है तो डीएनए से आरएनए भी कहां बनेगा? साइटोप्लाज्म में। और आरएनए से प्रोटीन भी कहां बनेगा? साइटोप्लाज्म में। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेसेस कहां होंगे? साइटोप्लाज्म में, प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में डीएनए किसके अंदर प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर। तो ट्रांसक्रिप्शन यानी कि डीएनए से आरएनए कहां बनेगा? न्यूक्लियस के अंदर। फिर वो आरएनए साइटोप्लाज्म में जाएगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स है, वहीं पे प्रोटीन बनेगा। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। तो आरएनए जब राइबोसोम्स पे जाएगा तो राइबोसोम्स पे प्रोटीन सिंथेसिस होगी। राइबोसोम्स कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म में। यानी कि यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होगी और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में। आ रही है बात समझ की नहीं? बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेसेस प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होंगे। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होगा और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में। डीएनए से रिलेटेड 4 पॉइंट्स हो गए। देखो 6-7 पॉइंट्स तो बिल्कुल इतने इजी बन रहे हैं हम लोगों के। देखो सुनो, दोबारा से सुनो। सबसे पहला, प्रोकैरियोट्स ऐसे सेल, डेफिनेशन बता दी, जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट वो प्रोकैरियोट्स, जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ऐसे सेल यूकैरियोट्स। ठीक है। फिर एग्जांपल दे दिया, प्रोकैरियोट्स का बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स का एनिमल एंड प्लांट सेल। प्रोकैरियोट्स में 70s टाइप ऑफ राइबोसोम, यूकैरियोट्स में 80s टाइप। प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, गोल्जी एब्सेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। यूकैरियोट्स में ये सारे प्रेजेंट। तीन चार पॉइंट्स तो यही बन जाएंगे अलग अलग जब आप ऑर्गेनेल के अकॉर्डिंग करोगे। फिर डीएनए से रिलेटेड 4 पॉइंट बताए मैंने। क्या बताए? डीएनए का अमाउंट लो होता है प्रोकैरियोट्स में, हाई होता है यूकैरियोट्स में। डीएनए सर्कुलर होता है प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में लीनियर। डीएनए की पैकेजिंग के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन्स एब्सेंट होते हैं। और प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों साइटोप्लाज्म में होगा, और यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में। कितने सारे पॉइंट्स आपको भी याद करा दिए मैंने। ठीक है, बाकी भी बहुत सारे पॉइंट्स हमने करे थे। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, लेकिन ये 8-10 पॉइंट्स मेन है जो हर बच्चे को याद होने चाहिए। ठीक है, फिर देखो प्लांट एनिमल सेल हमने कर लिया। आई गेस कितना टाइम है अभी हम लोग का? 1, अभी तो है, काफी है ना, अभी तो बहुत है हमारे पास टाइम। ठीक है, फिर देखो 135 तक होगा, है ना, 12:45 से 140 तक, 140 तक होगा। हाँ, 55 मिनट्स का। न्यूक्लियस, अब हम देखेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमें कहाँ दिखता है, कौन से सेल्स में? यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, न्यूक्लियस कौन से सेल्स में मिलता है? यूकैरियोटिक सेल्स में, जैसे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल और फंगल सेल। ठीक है, न्यूक्लियस का मेन काम आपको मैंने क्या बताया? डीएनए को स्टोर करके रखना। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन स्टोर करके रखता है? डीएनए। अभी अभी हमने देखा था एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों में न्यूक्लियस था, लोकेशन अलग अलग थी दोनों में। अब ये न्यूक्लियस का हमने ना स्ट्रक्चर पढ़ना है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा होता है।
न्यूक्लियस में देखो दो मेम्ब्रेन्स हैं। ये न्यूक्लियस का अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें तो जो आपको ये न्यूक्लियर एनवलप दिखा रखी है, एक ये बाहर वाली ब्लू लाइन, एक ये अंदर वाली पर्पल। बाहर वाली जो ये ब्लू आपको दिखा रखी है बाउंड्री, और अंदर वाली ये पर्पल बाउंड्री। तो जो ये न्यूक्लियर एनवलप सबसे नीचे आपको लेबल कर रखी है, इसमें आपको दो लेयर्स नजर आ रही हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये दो मेम्ब्रेन्स हैं, ऐसे बना सकते हैं, दो मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर एनवलप। क्या बोलेंगे ये दोनों को? न्यूक्लियर एनवलप। ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच वाला जो स्पेस है, ये इसे बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। The space between the outer membrane and the inner membrane is called as perinuclear space. ठीक है, और जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला स्पेस है, ये इसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर क्या फ्लूइड है? न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म फ्लूइड फिल होता है, इसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताई बात कि न्यूक्लियस हमें यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है। दूसरा, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। जो न्यूक्लियर एनवलप है उसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे हम? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो आपको पर्पल कलर का फ्लूइड नजर आ रहा है, ठीक है, मैम उस पेरीन्यूक्लियर स्पेस में कोई फ्लूइड तो नहीं भरा होता? नहीं, फ्लूइड नहीं होता। ओके। ठीक है, तो जो ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, इसके अंदर सॉरी जो ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके कंटेंट साइटोप्लाज्म जैसे ही होते हैं, लेकिन कुछ चीजें एडिशनल भी प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर, जो हमें साइटोप्लाज्म में नहीं मिलती। ठीक है, जगह जगह पे आपको दिख रहा है कि ब्रेक्स हैं। जो न्यूक्लियर एनवलप है, जगह जगह पे इसमें होल्स नजर आ रहे हैं, इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ये क्या है? न्यूक्लियर पोर्स। इन पोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में सामान जा आ सकता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इज पॉसिबल थ्रू न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, न्यूक्लियस से कुछ चीज बाहर भेजनी है या साइटोप्लाज्म से कोई चीज न्यूक्लियस के अंदर आनी है, वो किसके थ्रू जाएगी? न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू। कुछ होल्स होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, उसी के थ्रू मटेरियल कैन बी एक्सचेंज्ड बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट? फिर देखो, आपको यहाँ पे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, बिल्कुल टेंगल्ड है। व्हाट इज दिस? क्रोमेटिन। व्हाट इज दिस? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन का मतलब डीएनए। डीएनए along with the proteins which package it, यानी कि हिस्टोन्स। डीएनए प्लस में हिस्टोन्स, प्रोटीन जो उसकी पैकेजिंग कर रहे हैं, उन सबको मिला के हम क्या कह रहे हैं? क्रोमेटिन। ठीक है, और आपने सुना हुआ है क्रोमोसोम भी एक टर्म होती है, कभी हम क्रोमेटिन बोल रहे हैं। अगर तो डीएनए लूज थ्रेड्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे इस सेल में आपको दिखा रखा है, दिस इज क्रोमेटिन। अगर ये कंडेंस हो जाए, कॉम्पैक्ट हो जाए, तो क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम। है दोनों डीएनए ही, डीएनए का ही नाम है क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। अगर वो लूज थ्रेड की फॉर्म में प्रेजेंट है तो क्रोमेटिन बोलेंगे, और अगर बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट है तो क्रोमोसोम बोल देते हैं। क्रोमेटिन दो तरह का होता है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन, EU, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन का मतलब ऐसा डीएनए जो एक्टिव है, जो प्रोटीन्स बनवा रहा है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनते हैं, तो ऐसा डीएनए जो प्रोटीन बनवा रहा है, जो एक्टिव है, उसे यूक्रोमेटिन बोलते हैं। आरएनए बना रहे हैं। हाँ, आरएनए बनाएगा फिर प्रोटीन बनाएगा ना, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन। आरएनए तो वो राइबोसोम करेंगे, वो प्रोटीन। देखो ना, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। आरएनए जाता है राइबोसोम पे और क्या बनवाता है? प्रोटीन। ठीक है, मतलब जगह जिस प्लेस पे बन रहे हैं वो तो राइबोसोम है, लेकिन कौन सा बनाना है, कौन सा प्रोटीन, तो कितनी सारी तरह के हैं। उसके लिए इंफॉर्मेशन कौन भेज रहा है? डीएनए। किसके हाथ? आरएनए के हाथ। आरएनए राइबोसोम को बताता है ये प्रोटीन बनवा दे, खत्म बात। ठीक है, ऑर्डर मतलब भेज रहा है, ये इंफॉर्मेशन ये भेज रहा है, और साइट कौन है, फैक्ट्री कौन है? ये। आगे बात समझ? तो आप लोग को ध्यान रखना है, जो यूक्रोमेटिन होता है
वो डीएनए जो एक्टिव है, जो प्रोटीन बनवाता है, उसे हम यूक्रोमेटिन बोलेंगे। और ऐसा डीएनए जो साइलेंट है, जो प्रोटीन्स नहीं बनवा रहा किसी सेल में, उसे हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। साइलेंट डीएनए हेट्रोक्रोमेटिन, एक्टिव डीएनए को यूक्रोमेटिन। ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एक पर्पल कलर का डेंस बॉडी नजर आ रहा है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का मैंने आपको फंक्शन बताया था अभी, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, स्मॉल आर आरएनए। न्यूक्लियोलस क्या बनाता है? जो राइबोसोम का आरएनए वाला पोर्शन होता है उसे कौन बनाएगा? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, इसके अंदर एक डेंस बॉडी हम यहाँ पे बना देंगे ये, ठीक है, छोटा सा, ये क्या है? न्यूक्लियोलस, राइट। तो न्यूक्लियोलस का काम क्या है? राइबोसोमल आरएनए बनाना। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बाहर लेबल करके दिखा रखा है। ये न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ इसीलिए आपको यहाँ पे दिखा रखा है क्योंकि जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कंटिन्यूएशन में है, वो कंटिन्यूएशन में जुड़े हुए हैं आपस में। द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and endoplasmic reticulum, basically rough endoplasmic reticulum, they are connected to each other, they are in continuity। ठीक है, ध्यान रखना ये हमने। Is it clear or not? तो मैम जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी कनेक्ट है? नहीं 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 नहीं, वही ध्यान, वही मैं बता रही हूँ। जब हम स्मूथ और रफ पढ़ेंगे ना तब मैं दोबारा से बताऊंगी, वैसे मैंने बताया था जब तुम्हें ये टॉपिक कराया था। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोस्टली दो एनिमल सेल में आपको यहाँ पे पास पास दिखाया था, लेकिन आपको जब बनाना है ना डायग्राम, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम न्यूक्लियस से दूर ड्रॉ करते हैं और रफ को बिल्कुल साथ लगा के, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम क्या है? प्रोटीन बनाना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपको रेड रेड कलर के राइबोसोम्स नजर आ रहे हैं, राइबोसोम का काम प्रोटीन का सिंथेसिस, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी प्रोटीन का सिंथेसिस। प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? डीएनए के पास। डीएनए कहाँ पे है? न्यूक्लियस में। तो इसलिए दोनों पास पास होते हैं कि फटाफट डीएनए से आरएनए बने और आरएनए को फटाफट राइबोसोम्स मिले और प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू हो जाए। इसलिए जो न्यूक्लियस है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बिल्कुल पास पास होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से थोड़ा दूर ही मिलेगा आपको, क्योंकि उसका मेन काम क्या है? लिपिड्स का सिंथेसिस। ठीक है, डीएनए उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, राइट? ओके, इज इट ओके मैम और आपने नॉट? इससे पहले बताया था कि ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन होना चाहिए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होना चाहिए। हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी तो साइटोप्लाज्म में ही है ना। लेकिन पहले तो एंडोप्लाज्मिक मैम रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, मतलब एंडोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो वो सस्पेंडेड है ना। क्या क्या? एंडोप्लाज्मिक यस मैम। रेटिकुलम, गोल्जी, ये सारे कहाँ पे हैं? साइटोप्लाज्म में मिल रहे हैं, राइट? यस मैम। ठीक है, इसीलिए हमने बोला अगर आप स्पेसिफिक होना चाहते हो यू कैन मेंशन, राइट? अगर मैम आपको न्यू मेंशन करना है स्पेसिफिकली यू कैन मेंशन कि इट occurs on translation occur on the surface of ribosomes which are present over rough endoplasmic reticulum or in the cytoplasm, right? फिर देखो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस हमने कर लिया, फिर है माइटोकॉन्ड्रिया। मैम एक बार न्यूक्लियर माइटोकॉन्ड्रिया, पोर्स बता देना वापस। क्या चीज बता दूं? न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स आपको ये देखो जगह जगह पे आपको दिख रहा है मेम्ब्रेन टूटी पड़ी है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर एनवलप जिसे हम बोल रहे हैं, जगह जगह पे उसमें ब्रेक्स हैं, होल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। इनका काम क्या है? सपोज कोई मटेरियल न्यूक्लियोप्लाज्म से बाहर आके साइटोप्लाज्म में जाना है, या फिर साइटोप्लाज्म से अंदर न्यूक्लियस की तरफ जाना है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अगर होना है बिटवीन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, वो किसके थ्रू होगा? न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू। आ रही है बात समझ? और मैम दोनों में फर्क क्या है, इस साइटोप्लाज्म और हाँ, न्यूक्लियोप्लाज्म में? न्यूक्लियोप्लाज्म में ये भी बता देती हूँ, दो यू डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल, कोई पूछने नहीं वाला, लेकिन फिर भी अगर आपको पूछना है तो आई विल टेल यू। देखो, जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, यानी कि डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए अपनी जो कॉपीज बनाता है, डीएनए का जब डुप्लीकेशन होता है, डीएनए से डीएनए नया बनता है, तो उसे बोलते हैं रेप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन। ये दोनों प्रोसेसेस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मोनोमर्स होते हैं डीएनए और आरएनए के, जो साइटोप्लाज्म में आपको कभी नहीं मिलेंगे। भाई डीएनए और आरएनए कहाँ पे बनना है? न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए और आरएनए पॉलीमर्स है,
डीएनए और आरएनए किसके पॉलीमर्स हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, जिनसे डीएनए और आरएनए बनता है, डीएनए आरएनए दोनों पॉलीमर्स हैं। किसके बने हुए हैं? मोनोमर्स क्या होते हैं इनके? न्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए आरएनए बनाने के लिए जो मोनोमर्स हैं वो मिलेंगे आपको एक तो न्यूक्लियोप्लाज्म में, प्लस आपको मिलेंगे कुछ एंजाइम्स जो डीएनए से डीएनए बनवाते हैं, यानी कि रेप्लिकेशन वाले एंजाइम्स और ट्रांसक्रिप्शन के एंजाइम्स। दोनों जो ये प्रोसेसेस हैं न्यूक्लियस में हो रहे हैं, तो इन दोनों के जो एंजाइम्स हैं, रेप्लिकेशन एंजाइम्स एंड ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम्स, दे बोथ आर फाउंड इन न्यूक्लियोप्लाज्म, दे आर नॉट फाउंड इन साइटोप्लाज्म। इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम। ओके। ट्रांसक्रिप्शन के एंजाइम्स और रेप्लिकेशन के, रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए बनना, रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से डीएनए बनना और डीएनए से आरएनए बनना, दोनों न्यूक्लियस के अंदर होंगे, इसलिए इन दोनों प्रोसेस के एंजाइम्स भी न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे। मैम रेप्लिकेशन एंजाइम्स और ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम्स। यस यस यस, दोनों आपको न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे, राइट। फिर देखो माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बताया पावर हाउस ऑफ द सेल है। ये भी सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल में तो नहीं था माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। एनिमल सेल, प्लांट सेल दोनों में मिलेगा, फंगल सेल में भी मिलेगा। फंगल सेल भी तो यूकैरियोटिक होते हैं। तो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें अब आपको कितनी बाउंड्री नजर आ रही है? मेरे को यहाँ पे 2 बाउंड्रीज नजर आ रही हैं। आपको 3D सेक्शनल व्यू कट करके दिखा रखा है। एक तो ये ऑरेंज कलर की बाहर वाली बाउंड्री है, और एक ये येलो कलर की जिसके अंदर ब्लू वाला स्पेस है, एक ये येलो वाली बाउंड्री है। यानी कि ये आउटर मेम्ब्रेन है जो ये आपको ऑरेंज में दिखा रखी है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, और जो ये येलो में दिखा रखी है, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। यानी कि न्यूक्लियस की तरह माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसमें भी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस जो आपको ब्राउनिश या फिर दूसरी साइड पे रेड कलर में दिखा रखा है, द स्पेस बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलेंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। और जो ब्लू वाला कलर में आपको स्पेस दिखा रखा है, द स्पेस बाउंड बाय इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला स्पेस जो ब्लू में दिखा रखा है, इसे हम बोलेंगे मैट्रिक्स। 2 कंपार्टमेंट्स बन गए हैं, एक ये ब्राउन या फिर वो दूसरी साइड पे रेड कलर वाला और दूसरा ब्लू कलर वाला, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन्स हैं। इन 2 मेम्ब्रेन्स ने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाले स्पेस को 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। 2 मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। 2 कंपार्टमेंट्स कौन से बने? एक ये ब्राउन वाले कंपार्टमेंट, ये, ठीक है, ये क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और जो अंदर वाला कंपार्टमेंट है जो ब्लू में शो करा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। इतना हो गया। फिर आप ये देखो, जो आउटर मेम्ब्रेन है इट इज स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ है आउटर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है, इसमें देखो ये बड़े सारे फोल्ड्स हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन में ये येलो कलर के देखो कितने सारे फोल्ड्स हैं बने हुए। तो इनर मेम्ब्रेन स्मूथ नहीं होती, इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्यों है इनर मेम्ब्रेन में इतने सारे फोल्ड्स? क्यों उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करना है? देखो, सबसे पहली बात, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए ही माइटोकॉन्ड्रिया में इतने सारे फोल्ड्स हैं। सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज करना है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम याद करो क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है। पावर कैसे जनरेट करता है? एटीपी की फॉर्म में पावर जनरेट करता है। कौन से प्रोसेस में? रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए होते हैं। रेस्पिरेशन के लिए बड़ी सारी रिएक्शंस होती हैं जिनके लिए बड़े सारे एंजाइम्स चाहिए। तो वो जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, इस इनर मेम्ब्रेन पे होते हैं। तो जितना ज्यादा इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया, उतने ज्यादा एंजाइम्स आ पाएंगे उसके सरफेस पे, टू accommodate more enzymes on the inner mitochondrial membrane, ठीक है। It has certain finger-like projections called as cristae, C-R-I-S-T-A-E, cristae. आगे बात समझ की नहीं? मैम अगर मैम फिंगर फिर लाइक से बता प्रोजेक्शन दो। होती और नॉर्मल प्लेन होता तो सरफेस एरिया जब ज्यादा होता ना। क्या कह रहे हो? जैसे इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, अगर उसकी हाँ, जगह सरफेस एरिया होता। मैं आपको एक बात बताती हूँ क्यों ऐसा नहीं है। आप ये कह रहे हो आउटर मेम्ब्रेन में ऐसे फोल्ड्स क्यों नहीं है?
मैम उस नो वो मैम, कह रहा है इनर कि मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक प्रोटेक्शन क्यों है? क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज करना है। सरफेस एरिया मैम अगर स्ट्रेट मतलब एकदम स्मूथ होएगा, सीधा होगा, तभी तो ज्यादा हम्म, होगा। नहीं, सरफेस एरिया ऐसे ज्यादा होगा जब फोल्ड ज्यादा होंगे, कि स्मूथ होगा तब ज्यादा होंगे जब फोल्ड्स होंगे। सोच के देखो, सरफेस तो एरिया ये को मतलब इंक्रीज करने के एक, लिए ज्यादा से ज्यादा, अब मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं या उतनी ही लेंथ में कर्व्ड बार बार कर्व्स ड्रॉ करूं, किसमें ज्यादा सरफेस एरिया होगा? टेल मी। अच्छा मतलब इसके नीचे फोल्ड्स हैं। हाँ, ये देखो, आपको बड़े सारे फोल्ड्स नहीं दिखा ये येलो कलर की जो ये मेम्ब्रेन है, अंदर गई फिर बाहर आई, फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस है, ओके फिर मैम, अंदर ओके मैम, फिर बाहर, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है इसका। आ रही है बात समझ? ओके मैम। मेरे को हम्म, लगा वैसे टॉप पे है बस। नहीं 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 नहीं, ठीक है। फिर देखो, आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की बात करते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक तो आपको डीएनए लेबल करके दिखा रखा है ना, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना सर्कुलर डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना सर्कुलर डीएनए भी है, और डीएनए के साथ साथ राइबोसोम्स भी होते हैं। राइबोसोम भी आपको लेबल करके दिखा रखे हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए भी है, अपने राइबोसोम्स भी हैं। डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए राइबोसोम्स पे जाएगा और क्या बनवा देगा? प्रोटीन्स। यानी कि डीएनए और राइबोसोम्स होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया अपने कुछ प्रोटीन्स खुद बना सकता है। वो कुछ प्रोटीन्स खुद बनवाने की वजह से हम इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, why mitochondria is called as semi autonomous organelle? सेमी मतलब आधा, ऑटोनोमस जो खुद को सस्टेन करे। ये पार्शियली अपने आप को खुद सस्टेन कर सकता है, क्योंकि ये अपने कुछ प्रोटीन्स खुद बना सकता है। कुछ प्रोटीन्स इसको बाहर से लेने पड़ते हैं, इंपोर्ट करने पड़ते हैं। न्यूक्लियस वाला जो डीएनए होता है वो भी कुछ प्रोटीन्स बनवाता है ना, तो कुछ तो वो वाले इसको लेने पड़ते हैं, कुछ ये खुद बनवा लेता है। इसलिए क्या बोल रहे हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल? बिकॉज इट पोजेस इट्स ओन डीएनए as well as 70s ribosomes, because of which it can synthesize some of its protein itself. Some it needs to import from nucleus या cytoplasm, ठीक है। Some it can protein, some it can synthesize itself. That is why it is called as semi autonomous organelle. आ रही है बात समझ की नहीं? Yes, ma'am. फिर देखो, यस आपको मैम। यहाँ पे ये दिखा रखा है एटीपी सिंथेज पार्टिकल सबसे ऊपर। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस बोलते हैं। पावर हाउस मतलब क्योंकि वो एनर्जी जनरेट करता है, किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को सिंथेसाइज करने वाला एंजाइम को हम क्या बोलेंगे? एटीपी सिंथेज पार्टिकल्स। क्या बोलेंगे उन्हें? एटीपी सिंथेज पार्टिकल्स। एक एंजाइम का नाम है जो एटीपी की सिंथेसिस वाली रिएक्शन को कैटेलाइज करेंगे। ऐसे एंजाइम जो एटीपी की सिंथेसिस को कैटेलाइज करें उन्हें बोलेंगे एटीपी सिंथेज पार्टिकल। इनका एक और नाम होता है एफ नॉट F1 पार्टिकल। एफ नॉट F1 पार्टिकल, ठीक है। डन और नॉट? यस, यस मैम। मैम ये चीज आपके ओके। नोट्स में भी लिखी हुई है, सब F0 कुछ लिखा F1। हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है नोट्स में। ठीक आज है पढ़ना भी है आप लोग को नोट्स में से, ठीक है। जी मैम। मैम एक एटीपी में कितनी एनर्जी होती है? क्या कह रहे हो? एक एटीपी में कितनी एनर्जी होती है? एटीपी ही तो एनर्जी करेंसी है। एक एटीपी में कैसे कितनी एनर्जी हो, ये कैसे बोल सकते हो? मान लो आप कहो 1 रुपीज में कितने रुपीज हैं, मेक्स नो सेंस, समझ रहे हो? यस मैम। आप ये पूछ सकते हो मैम कि एक एक ग्लूकोज एक कितनी एनर्जी एटीपी को, देता है। हाँ, बोलो। मैम जैसे अगर एटीपी को उसमें जूल्स में कन्वर्ट करना हो तो कैसे होगा? मतलब कि एक एटीपी में कितने जूल्स होंगे? एटीपी में कितने जूल्स होंगे? हाँ मैम, जूल्स भी तो एक एनर्जी की वो है ना, यूनिट। हाँ हाँ, लेकिन जूल्स एनर्जी का वो है, यूनिट है। ये एनर्जी करेंसी है। एटीपी इज एनर्जी करेंसी, ओके समझ रहे हो? हाँ, देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। ओके ओके। हाँ हाँ।
आई गेस टाइम ओवर हो गया हम लोग का, है ना? 140 पे